अजनबी नौजवान भाग फोर। दिवाकर की आंखों के कोरों से आंसू बहकर उसके गालों को भिगोने लगे थे। कोई सोच सकता था कितने लंबे चौड़े स्मार्ट नौजवान का मन इतना भरा होगा कि उसका दिल तन्हाई के लम्हों में रोता होगा। पढ़ाई में काफ़ी अच्छा होने के बावजूद भी वो धीरे धीरे पढ़ाई में बिछड़ने लगा। किसी तरह उसने बीएससी पास की और उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया था। उसे लगा था कि कम से कम उसके पिता तो उसे पढ़ाई छुड़ाने का कारण ज़रूर पूछेंगे, पर उसके पापा के पास उसके बारे में जानने की फुर्सत ही नहीं थी। दिवाकर का दिमाग उससे बगावत करने लगा और उसने सीधे जाकर अपने पिता से कहा कि उसे अपने हिस्सा की ज़मीन चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस शुरू करना चाहता है। दरअसल दिवाकर ने सोचा था कि उसकी बात सुनकर ही सही उसके पिता उसे डांटेंगे और आगे पढ़ने के लिए कहेंगे, पर उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने उसे गोपालपुर की ज़मीन का कागज़ और अपने दोस्त के घर का एड्रेस देकर कहा कि यहाँ चले जाओ और मेरे दोस्त से मिल लो। वो बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हारे हर तरह से मदद करेंगे। वो मेरे बचपन का दोस्त है और तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगा। इतना कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गए और दिवाकर का दिल टूट गया। जो थोड़ी सी उम्मीद कहीं बची हुई थी वो एक धमाके से टुकड़ों में बिखर गई थी। उसका दिल लहूलुहान हो गया था, पर किसी को उसके आंसू नहीं दिखाई दिए। इसलिए वो सीधा यहाँ चला आया कि उसे अपनी ज़िंदगी अब खुद ही बनानी थी। कोई ऐसा नहीं था जो उसके बारे में सोचता, उसका ख्याल करता कि उसने खाना खाया कि नहीं, कैसा है, किस हाल में है। बचपन के वो दिन उसे हमेशा याद आ जाता है जब दिवाकर भूख से बेहाल होकर अपनी माँ के पीछे पीछे जाता। कभी उसका आंचल पकड़कर प्यार से बोलता है, माँ मुझे भूख लगी है, और माँ अपने बच्चों को गोद में लिए उसे दुलारने तो कभी दूध पिलाने में दिवाकर को कभी झिड़क देती तो कभी कहती, ठीक है तुम बैठो, मैं आनंद को ज़रा दूध पिला दूँ। और दिवाकर किसी कोने में बैठा रहता, देखता रहता कि अब माँ उसकी तरफ भी ध्यान देगी। और कभी कभी माँ उसे देर से खाना देती तो वो जल्दी से खाना ख़त्म कर लेता, और कभी तो उसकी माँ दिवाकर की तरफ ध्यान देना ही भूल जाती और वो इंतज़ार करते करते कोने में ही सो जाता। तब बस 2.5 साल का था दिवाकर। फिर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ और ज़रा समझदार हुआ, उसे हर छोटी चीज़ के लिए तरसना पड़ता। वहीं आनंद के लिए हर चीज़ फ़ौरन हाजिर हो जाती, चाहे वो कितनी भी कीमती हो। बस आनंद ने कहा और माँ उसके लिए हाजिर कर देती। जबकि दिवाकर को काफ़ी और पेंसिल पेन जैसी ज़रूरत चीज़ों के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता था। कई कई बार बोलने के बाद माँ पापा को बताती थी कि कापी और पेंसिल ला दीजिए, और जब वो दिवाकर को
देती तो इस हिदायत के साथ कि देखो बहुत पैसे लगते हैं, पन्ने बर्बाद मत करना। मगर फिर 5वीं कक्षा में दिवाकर की ये मुश्किल हल हो गई। उसे बहुत अच्छे मार्क आए और उसे स्कॉलरशिप मिल गई। अब दिवाकर को कापी किताब और पेंसिल वगैरह मुफ्त में मिलने लगी और उसका जहन रिलैक्स हो गया। फिर वो क्लास दर क्लास अच्छे नंबरों से पास होता रहा और हर बार अपने हाथ में रिजल्ट लेकर इस आस में घर जाता कि उसके पापा मम्मी उसका रिपोर्ट कार्ड देखकर उसे शाबाशी देंगे। पर वो दिन कभी नहीं आया। आनंद के पास मार्क्स दिवाकर के फर्स्ट डिवीज़न पर भारी हो जाता था। मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में भी दिवाकर को 90% मार्क आए थे। पर कॉलेज पहुंचने के बाद ये सिलसिला रुक गया। ये उम्र ही ऐसी होती है। हर इंसान के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। विपरीत प्रति आकर्षण बढ़ने लगा है और ऐसा ही कुछ दिवाकर के साथ भी हुआ। कॉलेज में अंजलि से पहली उसकी दोस्ती हुई। दोस्ती का पहल अंजलि ने ही की थी। वो पढ़ाई में कुछ खास नहीं थी और उसे पता चला कि दिवाकर पढ़ाई में अच्छा है, इसलिए उसने दिवाकर से नोट मांगी थी। फिर धीरे धीरे दोनों से बात होने लगी। अंजलि को जब भी कोई डाउट पूछना होता दिवाकर से ही पूछती। फिर दोनों कॉलेज से बाहर भी मिलने लगे, कभी पार्क में तो कभी किसी रास्ते में। दिवाकर को अंजलि का साथ बहुत अच्छा लगने लगा। आखिर वो पहली इंसान थी दिवाकर की ज़िंदगी में आने वाली जो उसे प्यार से बात करती थी। अब दिवाकर खुश रहने लगा था। उसे एहसास हो चला था कि कोई है जो उसका ख्याल रखती है। वो थोड़ी देर कॉलेज पहुंचता है तो किसी की निगाहें दरवाजे पर टकटकी लगाए रहती है। दिवाकर ने अपने आगे की ज़िंदगी की प्लानिंग भी शुरू कर दी थी। ऐसे ही एक रोज़ दोनों पार्क की बेंच पर बैठे थे। दिवाकर ने अंजलि का हाथ अपने हाथ में थाम लिया था। दिवाकर उसे अपने आगे की ज़िंदगी के ख्वाब डिस्कस कर रहा था। पर आज अंजलि बहुत खामोश लग रही थी। जब दिवाकर को अंजलि की खामोशी का एहसास हुआ तो उसने टोक दिया, क्या बात है अंजलि, तुम इतनी चुपचाप ही क्यों हो? कब से मैं ही बोलता जा रहा हूँ। अंजलि नहीं दिवाकर, ऐसी बात नहीं है। अब तो अगले महीने एग्ज़ाम है ना? दिवाकर हाँ एग्ज़ाम तो है, पर हमारी तैयारी तो पूरी है। तुम उसके लिए क्यों परेशान हो? अंजलि नहीं, मैं एग्ज़ाम के लिए परेशान नहीं हूँ, वो तो दे ही दूँगी। पर 2 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है। अंजलि ने जैसे है बेख्याली में कहा था। पर दिवाकर ने जब ये बात सुनी तो उसके तो जैसे सारे ख्वाब ख्याल ही टूट कर बिखर गए। वो अंजलि को कहने लगा, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी शादी होने वाली है, पर तुम मुझसे प्यार करती हो ना? फिर शादी किसी और
से कैसे कर सकती हो? बोलो अंजलि, जवाब दो अंजलि। मैं क्या जवाब दूं दिवाकर? एक लड़की अपनी शादी का फैसला नहीं ले सकती। मुझे अब पता चला है। कल जब मैं कॉलेज से घर गई थी तो पापा के दोस्त की फैमिली आई हुई थी और उन लोगों ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। सबके जाने के बाद में मैंने माँ को तुम्हारे बारे में बताया तो माँ कहने लगी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे लिए खुद चलकर रिश्ता आया है। और फिर तुम्हारे बाद 2 छोटी बहन हैं, उनका भी तो सोचो। तुम्हारे पापा इस रिश्ते से कितने खुश हैं। और फिर याद रखना, अगर तुम्हारे किसी कदम की वजह से हमारा सिर नीचा हुआ तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। इतना बोलते बोलते अंजलि की आवाज़ भरभराने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। दिवाकर देख सकता था, वो बहुत मजबूर थी। फिर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। दिवाकर को यकीन हो गया कि उसकी किस्मत में किसी का प्यार लिखा ही नहीं, भगवान जी ने। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने घर की ओर बढ़ रहे थे, पर अपनी ज़िंदगी को पीछे छोड़कर। उसके बाद अंजलि ने कॉलेज आना बंद कर दी थी और दिवाकर कॉलेज जाकर भी वहाँ नहीं होता। अंजलि सीधे एग्जाम देने आई थी और हर बार अच्छे मार्क लाने वाला दिवाकर इस बार केवल पास भर हुआ था। जाने कब तक वो खोया रहता, अपनी बीती जिंदगी की कुरीतियों को चुनता हुआ कि दरवाजे पर दस्तक हुई और दिवाकर अपने ख्यालों से बाहर निकल आया। दरवाजे पर गोपाल था। वो दिवाकर को खाना खाने के लिए बुलाने आया था। दिवाकर ने कहा, हाँ गोपाल, आ रहा हूँ, और अपना चेहरा धोने के लिए वॉशरूम में घुस गया। फिर थोड़ी देर बाद ही वो नीचे आ गया और सबके साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद वो ऊपर जाने लगा था, पर गोपाल ने उसे कैरम खेलने के लिए बैठा दिया। उस दिन पहली बार उसे बहुत अच्छा लगा। गोपाल, प्रेमशिला और कनक आपस में बच्चों की तरह लड़ रहे थे और ये देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे भी आकर दिवाकर को अपनेपन एहसास हो रहा था। कनक ने के पापा उस दिन भर की बात पूछते थे, तब उसे बहुत अच्छा महसूस होता था। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। दिवाकर के मकान की मरम्मत का काम अब पूरा होने वाला था। एक दिन शाम को वो छत पर यूं ही टहलने के लिए चढ़ा तो उसे किसी की सिसकियां सुनाई दी, तो वो ठिठक गया और इसलिए उसने आवाज़ की दिशा में जाकर देखा तो कनक रो रही थी। दिवाकर हैरान होकर उसके पास चला आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे चुप कराए, इसलिए वो परेशान सा उसे पास ही ज़मीन पर बैठ गया और गर्मी से बोला, एक्सक्यूज मी, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या?
दिवाकर की बात सुनकर कनक ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अजीब सी शर्मिंदगी से उसे देखा, जिसकी आंखों में कनक को अपने लिए फ्री दिखाई दे रही थी। कनक की समझ में नहीं आया कि वह उसे अपने रोने की वजह कैसे बताए, इसलिए उसने अपने आंसू पोंछकर एक नज़र दिवाकर को देखा और फिर खामोशी से अपना चेहरा झुका लिया। ऐसा लगता है आपको मुझसे बात करना पसंद नहीं, सारी। उसकी खामोशी पर वह उदासी से बोला तो वो बौखलाकर अजीब अंदाज में बोली, न नहीं तो ऐसा तो कोई बात नहीं। दरअसल राम प्रवेश की मौत हो गई, इसलिए रो रही थी। कनक ने अपनी भीगी भीगी पलकें उठाकर कहा, राम प्रवेश कोई बहुत अजीज रिश्तेदार है आपका? दिवाकर ने परेशान होकर पूछा। कनक ने अपनी आंखों को हथेली से पोंछते हुए नहीं, मेरे सिर हिलाया। तो फिर कोई दोस्त या दिवाकर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। न नहीं, वो तो इस उपन्यास का हीरो है जो साइना से प्यार करता था। कनक ने अपनी गोद से उपन्यास निकालकर दिवाकर को दिखाया। पता नहीं सब प्यार के दुश्मन क्यों बन जाते हैं। क्या हो जाता है अगर दोनों के परिवार वाले अपनी दुश्मनी भूल जाते तो। कनक रुआसी सी कर रही थी। उसकी बात सुनकर दिवाकर को बहुत ज़ोर से हंसी आई। कनक ने हैरानी से उसे हंसते हुए देखा। ओ गॉड, यू आर रियल ये फुलिश गर्ल, दिवाकर ने हंसते हुए कहा। कितना अच्छा लग रहा है। वो हंसते हुए कनक तो बस उसे एकटक देखती रह गई। पागल, कोई कहानी के हीरो के मरने पर ऐसे रोता है भला? दिवाकर की हंसी नहीं रुक रही थी। फिर थोड़ा रुककर बोला, सारी कनक जी, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता, पर मुझे सचमुच बहुत अजीब लगा कि कोई कहानी के हीरो जो बेजान किरदार है, उसकी मौत पर इतनी दुखी हो सकती है, जबकि असल ज़िंदगी में तो लोग किसी जिंदा इंसान को भी परवाह नहीं करते। बोलते बोलते दिवाकर के लहजे में उदासी धुल गई और फिर वो वहाँ से उठकर चला गया। दूसरे दिन शाम का समय था। दिवाकर कमरे में बैठा अपनी पर्सनल डायरी में कुछ लिख रहा था। तभी कनक ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और फिर दूध का गिलास लेकर कमरे में आ गई। उसने दिवाकर की गिलास की ओर बढ़ाया और धीमी आवाज़ में बोली, आपने दोपहर का खाना क्यों नहीं खाया? दिवाकर ने गिलास हाथ में थाम लिया और अचंभे से कनक की ओर देखा। कनक की आंखों में उसे अपने लिए फिक्र और परवाह दिखाई दी। उसके लहजे में दिवाकर को अपने लिए अपनायित्व का एहसास हुआ। उसने नज़र झुका ली और फिर कहा, ऐसे ही भूख नहीं लगती थी? भूख कैसे लगेगी? हर वक्त जाने क्या क्या सोचते रहते हैं, हमेशा कमरे में बंद रहते हैं। ये नहीं कि सबके साथ नीचे बैठे हैं। कनक ने थोड़ी नाराज़गी से कहा।
तो दिवाकर मुस्कुरा दिया और आज पहली बार उसे जरा गौर से देखा। जो नाराज़गी से बोलती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। बड़ी बड़ी नीली आँखें और खूबसूरत गेहुआ रंगत कनक बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मैं न आपको बताने आई थी कि दिल्ली से आप के पापा का लैंडलाइन पर फ़ोन आया था। शायद आपको मोबाइल स्विच ऑफ था, तो आप उनसे बात कर लीजिए, कनक ने अचानक से कहा। दिवाकर उसके बात बदलने की वजह से बहुत बेजार हुआ और बोला, आप उपन्यास पढ़ने के अलावा कुछ काम वाम करती है या नहीं? दिवाकर ने ऐसे अंदाज में कहा कि कनक को बहुत गुस्सा आया कि दिवाकर उसे निकम्मी लड़की समझता है। कनक ने जताते हुए कहा, इतनी भी निकम्मी नहीं हूँ, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ और सब कहते हैं मैं बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ। कनक के इस तरह बोलने पर दिवाकर ने उसे हैरत से देखा। पल में धूप, पल में छाँव जैसे बदलने वाली ये लड़की उसे अपनी तरफ खींच रही थी। कुछ लोग बात थी कि उसमें, मगर मैंने आपको निकम्मी कब कहा? और उपन्यास पढ़ना कोई गलत बात नहीं है। किताबें तो हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। वैसे कैसे उपन्यास पसंद है आपको? क्या कोई ख़ास लेखक का लिखा पढ़ती है आप? नहीं, कोई भी प्रेम कहानी पढ़ लेती हूँ मैं। अच्छा, ऐसा क्या पसंद है प्रेम कहानियों में? मुझे ऐसी कहानियाँ पसंद है जिसमें हीरो बहुत हैंडसम हो। ऐसी कहानी जिससे पढ़कर मूड फ्रेश हो जाए, उसने दिलचस्पी में खुश होते हुए बताया। तो दिवाकर हंस पड़ा। आप हंस क्यों रहे हैं? कनक नहीं फौरन अपनी कमर पर हाथ रखकर तेज आवाज़ में कहा। उसे गुस्सा आ गया था। कुछ नहीं, बस यूँ ही अपने हीरो के बारे में बताया, इसलिए हंसी आ गई। वैसे मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं आपकी पसंद का कोई नॉवेल ज़रूर पढ़ूँगा। दिवाकर ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहा। हाँ हाँ, ज़रूर पढ़िएगा, मगर हीरो के बारे में पढ़कर खुद को हीरो न समझ लीजिए, उसमें तुनक कर कहा और फिर अचानक कुछ याद आते ही उसके सिर पर हाथ मारने के साथ कहा, हे भगवान, चूल्हे पर दूध चढ़ाकर आई थी और फिर वो भागती हुई नीचे उतर गई। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 5 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।